से बात हुई थी इस संबंध में और हमारे प्रभारी श्री आरपीएन सिंह के साथ डीसी के मार्फत भी आप लोगों से बात हुई थी। कार्यक्रम के अनुसार आज पूरे राज्य में सभी जिला हेडक्वार्टर में आज पीसी का कार्यक्रम चल रहा है। लोगों को बताने का काम कर रहे हैं हम लोग हर जिले में किसानों को कि इस बिल के आने से अभी तक बना नहीं है। जहाँ तक हम लोग की जानकारी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस पर दस्तखत नहीं किया है, तो अभी तक बिल ही कहेंगे उसको। इस बिल से क्या हानि है, हम सबसे पहले बताना चाहेंगे लोगों को आपके मार्फत से कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है संघीय ढांचा पर काम कर रहा है। संघीय ढांचा का मतलब हुआ देश के लिए केंद्रीय सरकार होगी और हर राज्यों की अपनी सरकार होगी। इस संघीय ढांचा का रूपरेखा पहला तो आक्रमण भाजपा और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने संघीय ढांचा पर किया है। ये स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। बिना राज्यों से राय लिए उन्होंने यह कानून लाया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में भी इसकी खिलाफत हुई, लेकिन किसी को नहीं सुना जाता है। जबकि प्रजातंत्र का मूल यही है कि डिसेंट को, अपोजिशन को भी तरजीह दी जाए, उनकी सुनी जाए। अगर वो सही बात बोल रहे हैं, जनहित की बात बोल रहे हैं, तो उस पर सरकारी पक्ष विचार करे और अपने कार्यक्रम को, अपनी नीति को उसी तरह से बदले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये प्रजातंत्र पर और संघीय ढांचा पर यह कानून प्रहार कर रहा है। दूसरा ये है कि हमारा संविधान कहता है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इस देश में रखेंगे, बनाएंगे। लेकिन जब से ये सरकार आई है 6 साल पहले से, ये पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। जो हमारे गरीबों को कोई ख्याल नहीं रखेगी पूंजीवादी प्रथा। पूंजीपतियों का एक ही मकसद होता है सामान बनाना, बाजार में बेचना, मुनाफा कमाना। मानव हित की बात वो नहीं सोचते, न करते हैं। तो ये एक पूंजीवाद लाने का भी एक प्रयास है। अब आते हैं इस किसान बिल के खिलाफ हमारा कांग्रेस पार्टी क्यों है, उसकी बात करते हैं। अगर आप अध्ययन करेंगे इस बिल को, तो आप पाएंगे कि ये बिल जो है किसान विरोधी है। अभी तक जो व्यवस्था थी एपीएमसी संक्षेप में जिसको बोलते हैं, बोलेंगे हम कृषि बाजार मंडी के मार्फत से किसानों से अनाज खरीदा जाता था और उसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता था वही आधार होता था अनाज खरीदने का। इस कानून से एपीएमसी या मंडियां समाप्त हो जाएंगी। समाप्त इसलिए होंगी कि ये कंपटीशन में बड़े पूंजीपति जब उतरेंगे बाजार में, तो ये व्यवस्थाएं जो हमारे वर्तमान में भी हैं, जिससे किसानों का हित हो रहा है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कंपटीशन में नहीं टिकेंगे। बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे के आगे ये टिक नहीं पाएंगे। एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है इस कानून में। बड़े जद्दोजहद के बाद जब हरित क्रांति आई थी, किसानों ने गुहार लगाया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, जिसके आधार पर हम बेच सके अपने अन्न को। क्योंकि बाजार तो जानते हैं आप, हर रोज के बाजार घटता बढ़ता रहता है सप्लाई डिमांड के फोर्सेस के कारण।
अगर दामों में ज़्यादा घटी हो जाएगी, लागत से भी कम मूल्य मिलेंगे तो किसानों को हानि होगी और किसान खेती करना नहीं चाहेंगे। तो खेती को, कृषि को बरकरार रखने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था पूर्व के कांग्रेस सरकार ने किया था, लेकिन इसको एमएसपी पे का कोई जिक्र नहीं है इस कानून में कि एमएसपी रहेगा कि नहीं रहेगा, कि पूंजीपति जो बाजार में उतरेंगे मनमानी करेंगे। एक ही है कि दूसरा बिल में मोदी जी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि किसान के पक्ष में, क्यों कि किसान कहीं भी बेच सकते हैं। आज स्थिति क्या है ना, लोकल मार्केट हो, स्टेट मार्केट हो, तो नेशनल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, बाजारों की क्या स्थिति है आप बेहतर जानते हैं। हम सभी कंज्यूमर हैं, हम जानते हैं कि बाजारों की स्थिति क्या है। एक जगह अगर 100 रुपये कोई सामान मिल रहा है तो 15 किलोमीटर दूर चले जाइए तो आपको 125 मिलेगा, और गांव देहात में चले जाइए तो वही चीज़ 70 रुपये में मिलेगा। विभिन्न एक प्राइस पर नहीं मिलता है, इससे किसानों को एक प्राइस पर नहीं बेच पाएंगे ये। और किसान बड़े छोटे हैं, दोनों हमारे तरफ के हैं, मजदूर किसान भी हैं। बड़े किसानों को हो सकता है कुछ फायदा हो, छोटे किसान कहाँ खोजेंगे, कहाँ अंडानी अंबानी को खोज देंगे छोटे किसान। इस पर इस बिल में कोई प्रोविजन नहीं रखा गया, इसको नज़रअंदाज किया गया बिल में कि छोटे किसानों का जो अपने सरप्लस जो हो जाता है खाने के बाद उसको बेचने का चाहेंगे थोड़ा सा 10 क्विंटल 20 क्विंटल, वो कहाँ खोजेंगे पूंजीपतियों को, ये किया गया। इसमें जाके मंडियों को ख़त्म किया जा रहा है। आप जानते हैं कि मंडियों में कितने लोग लगे हुए हैं, मंडियों में कितने लोग लगे हुए हैं लेबरर के रूप में और काम कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, पूंजीपति आएंगे। अब कल्पना कीजिए कि क्या होगा, आप समझिएगा, ये कल्पना भी नहीं कर पाते कि क्या होगा। आंख बंद कर ले हम लोग। अगर अडानी साहब आए और खरीदना शुरू किए तो मंडी वाले कहाँ जाएंगे, ट्रक 10 को लग गया उनका, सब उनके पास चला गया, तो मंडी में जब काम कर रहे हैं कहाँ जाएंगे, है ना। ये देख लीजिए, जितना ट्रांसपोर्टर है, सेलर हैं, दुकानदार हैं, मुनीम हैं, ये सब का क्या होगा। ये रोज़गार इनको मिलते, एक तो रोज़गार दिए नहीं, वो 2 करोड़ बोले दिए नहीं, और जो रोज़गार में हैं उनको भी ख़त्म करने की साजिश इस बिल के द्वारा की जा रही है। तो ख़त्म करने का थोड़ा सा इसमें जोड़ देंगे हम। एमएसपी बहुत प्यारा है, हम लोग किसान के पक्ष में कांग्रेस पार्टी बराबर रही है, आज से नहीं रही है। याद कीजिए, जब गांधी जी का पदार्पण हुआ भारत की राजनीति में, तो पहला आंदोलन भारत में बिहार से शुरू किए नीलहे लोगों के खिलाफ। इसी तरह की दिक्कतें होती थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर लेते थे नीलहे लोग, है ना। हाँ, 1917 में गांधी हुई, वहीं से शुरुआत होता है किसानों के साथ हमारा। किसानों का साथ देना कांग्रेस पार्टी का वहीं से शुरू होता है। मैं कहूँगा उसके पहले हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में पहला था जब गांधी जी 1917 में चंपारण में आंदोलन किए नीलों के खिलाफ, और तब से हम बराबर पक्ष में रहे किसानों के। इसको याद करने की जरूरत है। सब्जी मंडी में अब कहते हैं कि फीस दिया जाता है, फीस दी जाता है, तो कोई बाजार वाला देता नहीं है, ना किसान देता है ना बाजार देता है, ये तो FCI देता है हमको। या फीस वगैरह जो होता है वो खरीदते हैं, वही देते हैं, इसको भी समझने की बात है। और ये MSP हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने ही एक कमेटी उनकी अध्यक्षता में बनी थी, और उन्होंने कहा था कि MSP से अगर छुटकारा पाना है तो ये सब व्यवस्था कीजिए। मेरे ख्याल से, कांग्रेस पार्टी के ख्याल से यही चल रहा है काम। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात किया गया, इनको आएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लोग, बड़े पूंजीपति आएंगे, कहेंगे कि पैदा करो, इस सब आलू पैदा करो, चना पैदा करो, जो भी पैदा करो। इसके बाद अगर मुकर जाएंगे तो क्या होगा, कहाँ बाजार खोजने जाएंगे, जब मंडी खत्म हो जाएगी, APMC खत्म हो जाएगा तो कहाँ खोजने जाएंगे, ये भी कठिनाई है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, अभी इस देश में जो स्थिति है, मानसिकता है पूंजीपतियों की, सुधरे हुए नहीं है वो। तो स्टॉक जो अभी हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो लगा हुआ था, 780 एक्ट बोलते हैं उसको, उसके अनुसार भंडारण एक सीमा होती थी, कितना ही व्यापार करते हैं चावल में, गेहूं में, दलहन में,
तो आप इतना ही तक रख सकते हैं। इसके मतलब ये हुआ कि आप जमाखोरी नहीं कर सकते हैं। जमाखोरी करके शॉर्टेज पैदा करके आप कंज्यूमर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये करते कि यहाँ जमाखोरी करके शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं और फिर अपना गोदाम खोलते हैं, बढ़े हुए दाम पर लेते हैं। अब सभी हमको जानना है, आप जानते हैं भुगतभोगी पूरा देश है इस व्यवस्था का, है ना, जमाखोरी की व्यवस्था का, होर्डिंग की व्यवस्था का। इसे बहुत समझाने की हमको जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। अरे ये होंगे, आप पढ़े होंगे, आप पत्रकार हैं, आज से याद नहीं पड़ता है साल कौन था, दिल्ली में थी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। प्याज की कमी पैदा कर दी गई। प्याज देश में कम नहीं थी, लेकिन प्याज की कमी पैदा की गई और 100 से ज़्यादा दाम उसका चला गया था। हुआ क्या था, महाराष्ट्र में कुछ जमाखोर थे, उन्होंने सप्लाई बंद कर दिया, अपना गोडाउन में बंद कर दिया, उसको खोला ही नहीं। जब वो दाम बढ़ गए तब खोलना शुरू किया और बढ़े हुए दाम पर अपने प्याज को बेचा। यही स्थिति आप कल्पना कीजिए कि फिर होने वाली है। अगर इनको पूंजीपतियों को दिया जाएगा कि जमाखोरी करेंगे, शॉर्टेज क्रिएट करेंगे, आर्टिफिशियल शॉर्टेज, और तब फिर जब दाम बढ़ जाएगा तो अपने सामान को बाजार में भेजेंगे। हाँ, ये कहते हैं, एक चीज कहते हैं बार बार प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री कहूँगा मैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी हो, किसी पार्टी को हो, आदर करना हमारा कर्तव्य है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कर रहे हैं और उनके जो फॉलोअर हैं वो बार बार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। तो भैया मेरे, प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के समय में क्या कहा था, काला धन खत्म हो जाएगा, बोला था कि नहीं बोले थे? बोले था, बोलिए हाँ कि ना है? काला धन खत्म हुआ है? नहीं, सब आरबीआई में पहुंच गया, सब आरबीआई पहुंच गया, किसी के पास वो निकला ही नहीं है। तो ये कहते हैं लेकिन होता नहीं है। प्रधानमंत्री की बातों पर वजन देना हमको चाहिए, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वजन देना उचित नहीं होगा। नोटबंदी किए, काला धन निकाल देंगे बोले, नहीं निकाल सके। जीएसटी बना इनके समय में। झारखंड का 13 इनडायरेक्ट टैक्सेस सबस्यूम कर दिए गए जीएसटी में। 13 टैक्स, हमारा जो आय का स्रोत हुआ करता था राज्य का, 13 टैक्सेस उनको दे दिया गया, जीएसटी में समाहित कर दिया गया, सबस्यूम कर दिया गया। हमारे पास कोई रहा नहीं आय का साधन, खाली वैट रह गया, एक्साइज रह गया, दो रह गया, बाकी कुछ है नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है, जो उसको प्रॉमिस किया गया कि अगर आपका इसमें आय में कमी होगी जीएसटी कानून के बनने के बाद, तो हम कंपनसेशन देंगे 14% के हिसाब से, 14% ग्रोथ को मान करके हर साल आपको देते रहेंगे। हमारा 2500 करोड़ तो 2 महीना पहले हो गया था, अभी तो और बढ़ गया होगा, बकाया नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कोरोना होने के कारण नहीं वसूली नहीं हो पा रही है, कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये सब एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, आपकी फेलियर है, आप फेल किए, ईमानी। हाँ, वो एक्ट ऑफ फ्रॉड लोग ना बोलना शुरू कर दिए हैं ये। और आज आप अखबार में पढ़े होंगे कैग ने क्या कहा है कि ये सरकार जो है, जीएसटी काउंसिल जो है, जिसके हेड वित्त मंत्री है, उन्होंने गड़बड़ी की। 47,000 करोड़ जो शेष से जमा किया गया था, उसका नियम कानून में ये है कि जो सरप्लस होगा उसको जीएसटी काउंसिल में रखा जाएगा और कभी दिक्कत होगी तो उसको आधा आधा बांट दिया जाएगा। आधा जाएगा जीएसटी काउंसिल को, आधा बांट दिया जाएगा विभिन्न राज्यों में, सभी राज्यों में। इन्होंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया, भारत सरकार को दिया 47,000 करोड़। अब आज कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो जो जमा किए हैं आप पैसा, उसको तो निकाल के दीजिए, ये हमारा पैसा है, आपने कमिट किया है ना, आपने कमिटमेंट किया है, आप ट्रस्ट, आप विश्वास करके हम जीएसटी कानून बनाने में मदद किए, अपना 13 टैक्सेस को समाहित कर दिए आपके पास के कानून में, और आप आज कर रहे हैं एक्ट ऑफ गॉड। ये नहीं करें। अब कैग उन्हीं का है संस्था, संवैधानिक संस्था है कैग, और उसने कहा आज का अखबार में छपा, ये तो गड़बड़ी किया है जीएसटी काउंसिल ने, भारत सरकार ने। अब देखिए कैसे माने हम, जीएसटी में गलत बोले, नोटबंदी में गलत बोले, जीएसटी में गलत बोले, अब कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगा। कहाँ व्यवस्था करें, कानून में करने दीजिए, है ना।
एक व्यवस्था कर दीजिए, हम मान जाएंगे। तो व्यवस्था तो की है नहीं, सब चीज व्यवस्था कर दी है, पूंजीपतियों के लिए व्यवस्था कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था कर दी है, तो एमएसपी का क्यों नहीं कर रहे हैं? एमएसपी भी कर दीजिए। कि जितना काम हो रहा है कोरोना पीरियड, एक देहात में आप सभी हम लोग गांव के रहने वाले हैं, एक कहावत है कि किसी को कुछ बोलिए तो बोले कि तुम्हारी विपत्ति ही मेरी संपत्ति है ना, तुमको विपत्ति आएगी तो हमको फायदा होगा। तो यही है स्थिति आज भारत सरकार की। पूरे देश, विश्व तो है ही, देश में आज विपत्ति है, और इसी विपत्ति में कि संपत्ति अरजते चले जा रहे हैं, हमारा सरकार अरजते चली जा रही है। कि विपत्ति, देश की विपत्ति भाजपा सरकार की संपत्ति बनती चली जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। हम इस कानून का विरोध करते हैं क्योंकि ये किसान विरोधी है, संघीय ढांचा में प्रहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विरोध में आज झारखंड प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, जिसमें हमारे सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी उपस्थित हैं, श्री राजेश कुमार, राजेश ठाकुर जी, केशव कमलेश जी, संजय लाल पासवान। किसान बिल संसद में 3 बिल का पास किया गया है, और उसके पहले जब सुनने मिला था और बिल पास होने के बाद पूरे देश का 62 करोड़ किसान और मजदूर सड़क पर उतर खड़ा। मोदी जी एक तरफ किसानों की बात करते हैं, लेकिन आज जो बिल उन्होंने पेश किया है वो किसानों के लिए नहीं, कॉर्पोरेट कराने के लिए किया है। आज अगर किसान अपनी फसल उपज करते हैं, वो एक निर्दिष्ट जगह पर, जहां पर मंडी होती है, मंडी में ले जाकर अपने मालों को बेचने की काम करती है। लेकिन आज सरकार किसानों को ना सुरक्षित रखा है, ना मंडी में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मुंशी हो, चाहे और दूसरे वर्ग का संवर्ग का जो भी मजदूर है, उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं निकाला है। आज वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर काम, खेती बाड़ी करने के लिए बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, पहले इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, मतलब हमारे बीच में एक समझौता होता है, और हम बड़े किसान, बड़े बिजनेसमैन हैं, पूंजीपति हैं, तो किसान के पास जाते हैं। एक मामूली सी किसान जिसके पास 2 एकड़, 5 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ जमीन है, उससे हम कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, एग्रीमेंट हम कराते हैं, और एग्रीमेंट में हम साथ साथ 3 चीज को हम जोड़ देते हैं कि एग्रीमेंट कैसे होगा, एग्रीमेंट का क्या परफॉर्मेंस होगा, उसको क्या नियम और नीति होगा, वो एग्रीमेंट करने वाले लोग होते हैं। और हमारे वहां पर यह तय हो जाता है कि हमारा फसल का दाम कितना देगा, 10 रुपया क्विंटल देगा या 2000 रुपया क्विंटल देगा, ये तय हो जाती है। फिर उसमें एक क्लॉज लगा देते हैं कि हमारे यहाँ 3 तरह के क्वालिटी है, एक क्वालिटी, एक ग्रेड, और एक होता है स्टैंडर्ड। जो क्वालिटी का माल मिलेगा उसका हम 10 रुपया देंगे। ये तय कौन करेंगे? तय करेंगे जिला और क्या बोलते उनके लोग करेंगे। तो हम जब फसल बढ़िया बनाया तो हमारा ग्रेड 1 रहेगा कि 2 रहेगा या 3 रहेगा, इसका कौन करेगा, कौन आइडेंटिफाई करेगा? जो हमारे साथ बात हुई थी कि आपका ग्रेड क्या बोले क्वालिटी रहेगा तो आपको 10 रुपया दिया जाएगा, और दूसरा दिन जो छानबीन करने आएगा वो बोला कि आपका जो है स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड लेवल का है, इसीलिए आपका दाम का जो है अनाज का मूल्य 5 रुपया होगा। तो मुझे तो कहीं पर आजादी नहीं मिला। अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट पर अगर उससे हम बात करते हैं तो कोर्ट के रास्ता दिखाने के काम करेंगे। आज बड़े बड़े अदानी और बड़े बड़े ग्रुप लेंगे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन। क्या एक साधारण किसान, वो किसान का बेटा जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, वो कोर्ट जा सकेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा पाएंगे। उसका न्याय कौन देगा? इस पर भी सरकार को गौर करनी चाहिए थी। सरकार लिखे ना, जो हम एमएसपी का मूल्य देंगे,
जो समर्थन मूल्य है हम देंगे, यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार जो है सिर्फ पैसे वाले बड़े बड़े लोगों को कर्जदार है, ना किसानों का है ना मजदूरों का है। आज जो स्थिति बना हुआ है वो किसान मात है और पूंजीपति जो है पूंजीपति का साथ ये है। खेत मजदूर शोषण हो रहा है और पूंजीपति का पोषण हो रहा है, गरीबों का दमन हो रहा है और पूंजीपति का दमन हो रहा है। अगर इस तरह का अगर काम चलते रहेगा तो मुझे लगता है कि वो दिन हमको याद आ रहा है कि जब हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने पूरे आम जनता के बीच में कहते 50 दिन में मैं इसको ठीक कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो चौराहे में खड़ा कर जो करना है आप करेंगे। फिर कोविड-19 का महामारी आया, बोले मैं इसे 21 दिन में ठीक कर देंगे। आज उनके मंत्री कहते हैं कि हम 2 सालों में ठीक कर देंगे। क्या गारंटी है? कौन बातों ने इन्होंने जो वादा जनता के बीच में किया, क्या उन्होंने कभी पूरा किया है? चाहे नौकरी का हो, चाहे लोगों का रोजगार के लिए हो, चाहे रोजगार नीति के लिए हो, अभी तक कुछ पूरा नहीं किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसको आगे बढ़ाने की काम करेंगे और 1917 से लेकर अब तक किसानों के साथ कांग्रेस कंधा पे कंधा देकर हर इशू को लेकर खड़े हैं और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ रहकर उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगी। इस बात का आश्वासन करना चाहता हूं। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।